अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, वहां पे एंगुलर मोमेंटम की। तो वहां पे हमने कैलकुलेट करना सीखा था किसका, एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट। और नेक्स्ट वहां पे हमने कंसिडर किया था अगर कोई रिजिड बॉडी है और कोई रिजिड बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हमने दोनों चीजें कंसिडर करी थी, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला था किसी पॉइंट के अबाउट, और नेक्स्ट केस में हमने किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस वहां पे। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम डिफाइन कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आईआईटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था कि अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, अगर किसी पार्टिकल का हमें किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो जनरल फॉर्मूला था वहां पे आर क्रॉस पी। आर वहां पे पोजीशन वेक्टर था उस पार्टिकल का पॉइंट के अबाउट, और पी वहां पे उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और बोल रहा हूं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। बताओ टाइम के साथ अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को तो L का हो जाएगा वहां पे dl बाय dt। अब dl बाय dt का मतलब क्या है, dl बाय dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो भी dl बाय dt है, अब उसको क्या लिखोगे वहां पे, डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है तो कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे दोनों चीजें क्या है, वेरिएबल है। और वेक्टर में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो यहां पे हो जाएगा आर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्रॉस पी। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आर क्रॉस पी, और इस इक्वेशन को हम टाइम के साथ वहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब जो भी dl बाय dt है उसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, बताओ उसको क्या लिखोगे, आर वहां पे हो गया पोजीशन वेक्टर क्रॉस dp बाय dt। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं dp बाय dt क्या होता है, सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स, देखो है कि नहीं है, प्लस dr बाई dt। r अगर पोजीशन वेक्टर है तो dr बाई dt उसकी वेलोसिटी होगी, क्रॉस हो गया p वेक्टर। अब हमें मालूम है कि p वहां पे क्या होता है, p वहां पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v। इसका मतलब हुआ जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन वहां पे मोमेंटम का होगा। तो अगर वेलोसिटी राइट की ओर है तो मोमेंटम भी क्या होगा, राइट की ओर होगा। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। और बताओ दो वेक्टर का अगर हम वहां पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हम दो वेक्टर का वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस केस में अगर थीटा 0 होगा तो वहां पे याद होगा a क्रॉस b होता था, a b साइन थीटा। तो ये टर्म मेरी v क्रॉस p ये तो हो जाएगी 0। समझ में रहा क्यों 0 हो रही है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री है। और वेक्टर की प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट लोगे 0 और 180 आएगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट वहां पे क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है dl बाय dt। dl बाय dt क्या हो गया, dl बाय dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और r क्रॉस f का मतलब हो गया टॉर्क, और टॉर्क भी कौन सा, एक्सटर्नल टॉर्क। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अच्छा ध्यान ना, फोर्स वहां पे नेट फोर्स होता है या रिजल्टेंट फोर्स होता है, तो टॉर्क भी जो रहेगा वो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क होगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल टॉर्क,
किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। और इसी को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम वहां पे। तो नेक्स्ट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पे उस पार्टिकल पे क्या बन रहा होगा? टॉर्क बन रहा होगा वहां पे। देखो इतना क्लियर हो वहां पे। अच्छा, मैग्नीट्यूड के टर्म में भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड के टर्म में हम बोलेंगे टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर? dl बाय dt के बराबर वहां पे। अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसको हम इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा वहां पे बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के टॉप से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली वहां पे थ्रो किया था t इक्वल्स टू 0 पे। और हमें क्या कैलकुलेट करना था? देखो t इक्वल 0 पे हमने पार्टिकल को किसी बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो पार्टिकल जो रहता है वो यहां पे पैराबोलिक पाथ क्या करता है? ट्रेस करता है। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पे पैराबोलिक पाथ क्या कर रहा है? ट्रेस कर रहा है। अब किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया है तो वहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था? वहां पे हमने कैलकुलेट किया था किसी t टाइम पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। हमने कैलकुलेट क्या किया था? हमने कैलकुलेट किया था किसी t टाइम पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो वहां पे हमने क्या किया था? r क्रॉस p किया था और कैलकुलेट किया था। अब दूसरा तरीका क्या है? हमें एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना था? हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो उसको वहां पे हमने मान लिया y एक्सिस, इसको यहां पे हमने क्या मान लिया? x एक्सिस। अब t टाइम बाद अगर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को यूज करो। बताओ उस टाइम पे टॉर्क किसका बन रहा है? किसके अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। बताओ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क केवल किसका बन रहा होगा? टॉर्क केवल mg का बन रहा होगा। t टाइम बाद कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा u इंटू टी। ये रिजल्ट याद है नहीं याद है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है तो x कंपोनेंट हो गया u इंटू टी। अब उस टाइम पे टॉर्क कितना हो जाएगा? उस टाइम पे टॉर्क हो जाएगा mg इंटू x, किसके बराबर? dl बाय dt के बराबर वहां पे। अब अगले स्टेप में हो जाएगा mg, x की जगह पुट करो ut। अब dl बाय dt मालूम है, टर्म को सेपरेट आउट करो और इसको वहां पे अब इंटीग्रेट करो। तो यहां पे अब टर्म को सेपरेट आउट कर रहे हैं और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बताओ इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेके t तक वहां पे। तो रिजल्ट हो जाएगा mgu, t का हो जाएगा वहां पे t स्क्वायर बाय 2। तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है mgu t स्क्वायर बाय 2। डायरेक्शन क्या होगा? तो r क्रॉस p से चेक कर सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर r है, ये यहां कहीं p होगा। तो जब तुम r क्रॉस p करोगे तो डायरेक्शन वहां पे इनवर्ड आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो l की वैल्यू हो जाएगी माइनस mgu t स्क्वायर बाय 2 इंटू के कैप। तो ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहां रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो कई बार क्वेश्चन में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोलता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हमें टॉर्क मालूम है तो टॉर्क को लिखो वहां पे dl बाई dt, इंटीग्रेट कर दोगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेट करने पे मिल जाएगा वहां पे हमें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। देखो इतना समझ में आया नहीं समझ में आया वहां पे? फिर देखो अब देखो अभी हम लोगों ने रिजल्ट क्या प्रूव किया? अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके बराबर है? वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। जो भी dl बाई dt है, dl बाई dt किसके बराबर है? dl बाई dt है किसके बराबर? नेट एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर वहां पे।
अच्छा, अगर मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 आता है, तो क्या बोलोगे? अगर मान लो हम कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहां पे किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क मेरा 0 निकल के आता है, टॉर्क अगर 0 निकल के आएगा तो dl बाय dt 0 होगा, और dl बाय dt 0 तभी हो पाएगा जब l वहां पे कांस्टेंट रहा होगा, और इसी को हम डिफाइन करते हैं वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, जो मेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? ये लॉ डिफाइन कर रहा है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, ये लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? लॉ डिफाइन कर रहा है अगर किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टेटमेंट लिखो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, तो लिखो वहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम remains constant if net external torque is 0 about the axis of rotation। अगर चाहते हो इसको ऐसा भी लिख लो वहां पे, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, इसको चाहो तो ऐसा लिख लो वहां पे, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, if net external torque acting on a particle or a system, if net external torque acting on a body about an axis is 0, if net external torque acting on a body about an axis is 0, then the angular momentum of the system or body will always remains constant about that axis। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा वहां पे क्या होगा? कंजर्व होगा। क्लियर इतना? वहां पे अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। अब देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल लो। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यहां पे क्या है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहां पे एक चेयर है, तो इस तरह से यहां पे एक चेयर है, ग्राउंड पे यहां कहीं हमारी एक चेयर है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो चेयर है, ये चेयर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। हमारे पास ये चेयर है और ये चेयर अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। तो ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो भी चेयर है, चेयर पे हम बैठ गए, तो यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन चेयर पे जाके बैठ गया, और अगले स्टेप में क्या करता है? अगले स्टेप में ये पर्सन चेयर पे बैठता है और उसके बाद चेयर को हम क्या कर देते हैं? रोटेट करा देते हैं। अच्छा, जब हमने चेयर को रोटेट कराया है तो पर्सन ने अपने हैंड को अभी स्ट्रेच करके रखा है। तुम इस तरह से इमेजिन करो कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं और चेयर पे बैठने के बाद हमने हाथ को इस तरह से क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया, और किसी ने चेयर को रोटेट करा दिया। जैसी चेयर रोटेट करेगी तो हम भी क्या होंगे? चेयर के साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब बताओ,
अगर हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो अभी कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे? पर्सन और चेयर को मान लो सिस्टम जरा, और जो भी चेयर है, चेयर की विड्थ को हमें क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। या फिर ये मान के चलना है कि जहां पे पर्सन का सेंटर ऑफ मास आ रहा है वहीं पे क्या हो रहा है? चेयर का वेट भी आ रहा है। या फिर नहीं मानोगे तब भी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ यहां पे अगर हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे? पर्सन प्लस चेयर का। तो यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो ग्राउंड की शो करोगे नॉर्मल, दूसरा वहां पे क्या होगा? पर्सन का वेट और चेयर का वेट। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड को हमें मानना है वहां पे फ्रिक्शनलेस। अच्छा अब बताओ, ग्राउंड अगर फ्रिक्शनलेस है और चेयर अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है? फ्रीली रोटेट कर सकती है। तो उस केस में जब हमने चेयर को रोटेट कराया तो हमारे हाथ खुले हुए थे। अब बताओ चेयर और पर्सन दोनों को अगर हम सिस्टम मान रहे हैं तो यहां पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है, एमजी एक्ट कर रहा है, वेट। लेकिन यह भी हमने डिस्कस किया था कि फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल है, फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल है तो उसका उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। टॉर्क दो केस में जीरो था, या तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर जाए या फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो टॉर्क वाला जो टॉपिक था, लेक्चर था, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो वहां पे डिस्कस किया था कि अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क वहां पे क्या बनेगा? जीरो बनेगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। हमने क्या बोला है? हमने बोला है किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम मेरा वहां पे क्या होगा? कंजर्व होगा। पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है और आई ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देखोगे इस तरह का एक वीडियो लेक्चर, इस तरह से एक वीडियो ही पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। वहां पे जो पर्सन है, पर्सन अपनी एक्सिस के अबाउट डंबल लेके खड़ा हुआ है और रोटेट कर रहा है। कुछ टाइम बाद वो क्या करता है? डंबल को या हाथ को अपने पास में लेके आता है। अब बताओ अगर इसी केस में ये पर्सन अपने हाथ को बॉडी के पास लेके आता है तो क्या होता है? जैसे ये हाथ अपने पास लेके आएगा, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से। तो एक्सिस से हम जितना दूर जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो जैसे हम हाथ को स्ट्रेच करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो एल कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर आई बढ़ाओगे तो ओमेगा डिक्रीज करता है। और ऐसा होता है अगर हम चेयर में बैठे हैं, चेयर रोटेट कर रही है, जैसे हम हाथ स्ट्रेच करते हैं ओमेगा कम हो जाता है, और जैसे हम हाथों को अपने पास में लेके आते हैं तो आई डिक्रीज करता है, और आई अगर डिक्रीज करता है तो ओमेगा वहां पे क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब यही प्रॉपर्टी जो रहती है वो जिम्नास्ट यूज करता है। कई बार देखा होगा कि आइस पे जिम्नास्ट जो रहता है वो मूव करता है। जैसे मान लो आइस है, तो आइस पे देखा होगा जैसे जिम्नास्ट आता है और उसको अपना रोटेशनल स्पीड बढ़ानी होती है, तो देखा होगा वो अपने पूरे पार्ट्स को, हाथ को, पैर को, बॉडी की क्या होता है? पास में ले आता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? जैसी जिम्नास्ट की हम बात करेंगे, बताओ अगर जिम्नास्ट है और जिम्नास्ट की ये एक्सिस है, तो जब वो अपने हाथ को बॉडी के पास में लेके आता है तो फिर से चेक करोगे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है ग्राउंड की नॉर्मल, फोर्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो इस एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। अब जैसे ही पर्सन अपने हाथ को बॉडी के पास लेके आएगा, आई डिक्रीज करेगा, आई डिक्रीज करेगा तो एंगुलर स्पीड वहां पे क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट वहां पे जिम्नास्ट क्या करता है? यूज करता है। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल होता है वो देखा होगा
कि जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है या वाटर है, अब इस तरह का एक गेम भी होता है ओलंपिक में, जो स्विमर रहता है वो यहां पे जंप लेता है, जो स्विमर रहता है वो यहां पे क्या करता है, जंप लेता है, और कुछ टाइम बाद ये स्विमर जंप करके एयर में आता है। फिर वहां पे स्विमर क्या करता है, अपनी रोटेशनल स्पीड को बढ़ाना चाहता है, वो अपने रोटेशन को फास्ट करना चाहता है। तो उस केस में ये जो स्विमर रहता है वो अपने हेड को, लेग को और हाथ को पास में ले आता है, और जैसे ही वो पास लेके आता है अपने हाथ को और लेग को, तो ऑब्जर्व करना उसकी स्पीड वहां पे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये जो पूरा सिस्टम होता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अबाउट चलता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट वो यहां पे क्या कर रहा है, रोटेट करता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब तुम अगर देखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे तो फोर्स कौन सा है, फोर्स केवल वेट है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है इसका मतलब है इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और एल की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा। वहां पे एल चाहिए हमें कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, 0 है वहां पे। अब इस केस में जैसे ही वो हाथ को पास में लेके आएगा तो आई डिक्रीज करता है, जिसके कारण ओमेगा वहां पे क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो वहां पे, जो कि हम यूज भी करते हैं। अगर हम प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो ये सन है, और सन के चारों ओर अर्थ क्या कर रही है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रही है वहां पे। अब सन प्लस अर्थ को सिस्टम मानो, सन प्लस अर्थ को सिस्टम मान रहे हैं, और ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि इनके चारों ओर और कोई प्लैनेटरी मोशन है, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी प्लैनेट्स को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो सन जो रहता है वो अर्थ के ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहां से पास कर रही है, सन से पास कर रही है। किसी टाइम पे अर्थ यहां कहीं आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से पास कर रहा होगा वहां पे। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, बताओ वो एक्सिस से पास कर रही नहीं पास कर रही है? तो इस एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क यहां पे 0 हो गया। भाई एक्सटर्नल फोर्स केवल कौन सा है, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर मैं एक्सिस यहां से पास करा रहा हूं तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है, तो टॉर्क 0। टॉर्क अगर 0 है इसका मतलब है कि सन के अबाउट अगर यहां से हम कोई एक्सिस पास कराएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट अर्थ का एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सेम ऐसे दो चार्ज के केस में भी होगा। एक चार्ज पार्टिकल अगर फिक्स्ड है, दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वो हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने लाइन के अलाउंग रहेगा। तो जो चार्ज फिक्स होगा उस फिक्स चार्ज के अबाउट अगेन हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करा सकते हैं। तो मेन थ्योरी क्या ध्यान रखनी है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा वहां पर। क्लियर इतना वहां पे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन बोले या थ्योरी बोलो वहां पे? अब देखो डायग्राम ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो यहां पे शो करो हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा स्मूथ है, स्मूथ या फ्रिक्शनलेस प्लेन है। अब यहां पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे हमने क्या किया है, उस पे हमने
एक डिस्क को लाके प्लेस किया है, डिस्क बोल दो या रोटेशनल प्लेटफॉर्म बोल दो, तो यहां पे हमारे पास एक डिस्क है और जो भी डिस्क है, डिस्क इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। तो हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। अब कैसे हिंज किया? ग्राउंड लिया, ग्राउंड पे हमने एक रॉड को लाके फिक्स कर दिया और डिस्क में हमने एक होल क्रिएट किया और होल क्रिएट करके डिस्क को हमने इससे पास करा दिया। लेकिन ध्यान रखना, हिंज पे और डिस्क के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ग्राउंड भी मेरा फ्रिक्शनलेस है और हिंज और डिस्क इनके बीच में भी क्या है? कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हर जगह फ्रिक्शन हमारा एब्सेंट है। तो जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मेरा वहां पे क्या है? एब्सेंट है। डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r है। जो भी सेटअप है, ये सेटअप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसको बोलो x एक्सिस और इसको बोलो y एक्सिस। तो जो भी सेटअप है, ये सेटअप मेरा वहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जो भी सेटअप है, ये सेटअप मेरा वहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं x एक्सिस, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं y एक्सिस। अब यहां कहीं एक पर्सन है, पर्सन का मास m है और पर्सन v0 वेलोसिटी से दौड़ता हुआ आ रहा है। तो जो भी पर्सन है, पर्सन का मास m है, वेलोसिटी v0 है और पर्सन, ये जो एक्सिस है, इससे d डिस्टेंस पे दौड़ता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? पर्सन प्लस डिस्क, इसको मान रहे हैं हम सिस्टम। तो नेक्स्ट यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम। सिस्टम किसको मान रहे हैं? सिस्टम हम मान रहे हैं मैन प्लस डिस्क को। अच्छा, हो क्या रहा है? पर्सन दौड़ता हुआ आ रहा है और कुछ टाइम बाद पर्सन जंप करके डिस्क पे आ जाता है। तो पर्सन ग्राउंड पे दौड़ता हुआ आ रहा है और जंप करके वो प्लेटफॉर्म पे आ गया। लेकिन जैसे ही पर्सन जंप करके प्लेटफॉर्म पे आता है तो पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म रुक जाता है। समझ में क्या बोल रहा हूं? पर्सन दौड़ता हुआ आया, दौड़ने का उसने जंप लिया, जंप लेके प्लेटफॉर्म पे आ गया। और ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म पे जंप करेंगे तो स्लिप कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे आया और वो रुक गया विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। अब जैसे ही पर्सन जंप करके प्लेटफॉर्म पे आता है और प्लेटफॉर्म पे रुक जाता है, तो बताओ डिस्क का क्या होगा? अगर हम इस डिस्क की बात करें तो ये डिस्क ऐसी रहेगी क्या? तो इस केस में ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि जैसे ही हम जंप करके डिस्क पे आते हैं, डिस्क हमारी रेस्ट में नहीं रहती है और डिस्क वहां पे क्या करती है? रोटेट करती है, क्योंकि डिस्क वहां पे हिंज्ड है। तो ये जो है, ये यहां पे हिंज्ड है। दो चीजें होती है, एक होती है हिंज, दूसरी होती है फिक्स्ड। अगर कोई बॉडी हिंज्ड है, इसका मतलब है कि उस एक्सिस के अबाउट वो फ्रीली क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। अच्छा, अब सबसे पहले बताओ इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं कंजर्व होगा? किसमें? एक्स वाई प्लेन में। या बात करो एक्स एक्सिस की। तुम ये बताओ, पर्सन प्लस डिस्क को हम सिस्टम मान रहे हैं, पर्सन प्लस डिस्क, इन दोनों को मिला के हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि पर्सन और डिस्क अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व होगा या नहीं कंजर्व होगा? देखो अभी फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। पर्सन के वेट की बात करें, डिस्क के वेट की बात करें, तो वेट किसके अलोंग है? वेट जो भी होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा होगा। अगर हम पर्सन के वेट की बात करें या डिस्क के वेट की बात करें तो ये वेट कहां लग रहा होगा? ये वेट लग रहा होगा अंदर की, और अंदर का मतलब जेड एक्सिस। अच्छा,
जब पर्सन दौड़ रहा होगा तो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, बाहर के ऊपर, डिस्क के ऊपर भी नॉर्मल कहां रही होगी, बाहर की ओर आ रही होगी। तो नॉर्मल की बात करें तो वो भी तुम्हारी z एक्सिस के अबाउट लग रही होगी वहां। तो नॉर्मल की बात करें या फिर वेट की बात करें, बताओ ये दोनों ही फोर्स z एक्सिस के अबाउट है कि नहीं है वहां पे। अब नॉर्मल भी z के अलोंग है, वेट भी तुम्हारा z के अलोंग है। बताओ कोई भी फोर्स x एक्सिस के अलोंग दिख रहा है क्या? जब हम दौड़ेंगे तो नॉर्मल बाहर की ओर, mg अंदर की ओर, यहां पे mg अंदर, नॉर्मल बाहर। तो जो भी फोर्स है वो फोर्स हमें एक्सटर्नल z एक्सिस के अलोंग दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो हमें ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स x एक्सिस के अलोंग नहीं है। अभी हमें ऐसा फीलिंग आ रही है कि एक्सटर्नल फोर्स x एक्सिस के अलोंग नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर x एक्सिस के अलोंग नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी हमें फोर्सेस z एक्सिस के अलोंग दिखाई दे रहे हैं, x एक्सिस के अलोंग हमें कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि x एक्सिस के अलोंग अगर कोई फोर्स नहीं है तो x एक्सिस के अलोंग सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ऑब्जर्व करो कि मान लो एक डिस्क है, मान लो एक डिस्क है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ी हुई है। इमेजिन करो कि एक रूम है और रूम की टाइल्स पर हमने एक डिस्क को लाके प्लेस कर दिया। हम जंप करके, हम दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ के जंप करते हैं डिस्क पे। बताओ डिस्क अगर सिंपली ग्राउंड पे रखी हुई है, जैसे हम जंप करके डिस्क पे आएंगे, डिस्क आगे की ओर क्या होगी, स्लाइड कर जाएगी। तो यहां पे जब पर्सन जंप करके डिस्क पे आता है तो ये डिस्क को आगे स्लाइड करने की कोशिश करता है। अब बताओ ये डिस्क आगे स्लाइड कर गई क्या? नहीं। ये डिस्क अगर आगे स्लाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हिंज होगी, यहां पे जो हिंज होगी वो इस डिस्क के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो जब पर्सन जंप करके डिस्क पे आएगा तो डिस्क इस तरह से क्या होगी, जैसे डिस्क का सरफेस है, ये हिंज एक्सिस, जैसे पर्सन जंप करके डिस्क पे आएगा, डिस्क ऐसे आगे जाने की कोशिश करेगी, और डिस्क आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये हिंज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल अप्लाई करेगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब वहां पे नॉर्मल है। अब बताओ ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो ये फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा होगा या एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी वो एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव होना चाहिए। लेकिन यहां पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स इंपल्सिव है। सडनली ये फोर्स डेवलप हुआ है और इस इंपल्सिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो ध्यान रखना, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो यहां पे लिख लो, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड। क्यों नहीं कंजर्व होगा? क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा वहां पे। तो यहां पे हम लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं करा सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि यहां पे कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क हमारी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर सकती है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है? ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रही है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है, एक्सिस से पास कर रही है। तो इसका मतलब है इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क तो क्या हो गया, जीरो हो गया। नॉर्मल और mg ये फोर्स z एक्सिस के अलोंग है और एक्सिस मेरी z है, तो फोर्स अगर पैरेलल टू होंगे z एक्सिस तो उनका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पे अगर हम कोई एक्सिस पास करा रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है। टॉर्क हम देख रहे हैं एक्सिस के अबाउट। कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस है। तो z एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो इन सबका टॉर्क वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। और किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब है उस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा।
तो हम बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका मतलब है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। तो सबसे पहले चेक करो डायरेक्शन क्या है वहां पे। पहले देखो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या है। अगर हम इनिशियली एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो पर्सन का लीनियर मोमेंटम mv0, एक्सिस से अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, d, तो पर्सन का एंगुलर मोमेंटम हो गया mv0 इंटू डी। डिस्क अभी रेस्ट में है तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम 0। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली अगर देखोगे तो पर्सन जंप करके डिस्क पे आ गया और ये रेस्ट में है। और अगर पर्सन रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, लिखो वहां पे एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। अगर डिस्क के रेस्पेक्ट में रुक गया है तो इसका मतलब है कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को पर्सन और डिस्क दोनों वहां पे रोटेट करते हुए दिखाई देंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी डिस्क का mr²/2। पर्सन कितने डिस्टेंस पे है, तो चेक करो यही तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है। अच्छा, कैसे हमने बोला कि डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, डिस्क क्लॉकवाइज क्यों नहीं रोटेट कर सकती है, तो आंसर क्या है वहां पे, एक्सप्लेनेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। एल, इसका मतलब है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। इनिशियली अगर देखोगे तो ये एक्सिस है, पर्सन यहां पे आ रहा है तो ये आर वेक्टर, ये पी वेक्टर, इसको एक्सटेंड करो और करो जरा आर क्रॉस पी। बताओ आर क्रॉस पी करोगे तो थंब वहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव जेड आ गया। अब यहां पे एंगुलर वेलोसिटी अगर तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी तो देखो थंब कहां आएगा, बाहर की ओर आएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो थंब कहां चला जाएगा, अंदर। जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन वहां पे एल का होगा। और एल हमें कहां चाहिए, एल हमें चाहिए पॉजिटिव जेड के अलावा। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब है ना तो मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना है, इसलिए डिस्क कैसी रोटेट करती है, डिस्क रोटेट करती है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज। तो आई ओमेगा, अब दोनों को इक्वेट कर दो तो वहां पे हो जाएगा mv0d, किसके बराबर, ये हो जाएगा m+2m, देखो है कि नहीं वहां पे, इंटू आई ओमेगा। देखो चेक करो है कि नहीं है। डिस्क का हो गया mr²/2, तो जो भी ओमेगा रहता है, ओमेगा होता है 2mv0d अपॉन m+2m इंटू r²। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से चेक कर लो यह है कि नहीं है। आई ध्यान रखना, आई पूरे सिस्टम का लिया जाएगा। सिस्टम का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्सन का वहां पे। तो चेक करो इतनी एंगुलर वेलोसिटी आ रही कि नहीं आ रही है। अब बताओ जैसे ही पर्सन जंप करके प्लेटफॉर्म पे आएगा, प्लेटफॉर्म प्लस पर्सन इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब बताओ ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी तभी चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी को अगर चेंज कराना है तो हमें अल्फा चाहिए, और अल्फा तभी आएगा जब बॉडी के पास क्या होगा, टॉर्क होगा वहां पे। और हमें मालूम है इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो, टॉर्क अगर जीरो तो अल्फा जीरो, अल्फा अगर जीरो, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो एक बार पर्सन जंप करके डिस्क पे आ गया और हिंज और डिस्क के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब इस तरह से हिंज क्या करेगी, इस तरह से हिंज जब रोटेट करेगी तो वो डिस्क के सरफेस को रब करेगी। जैसे हिंज है, हिंज के चारों डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ध्यान रखना ओमेगा वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा मान लो कुछ टाइम बाद ये पर्सन
चलना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ डिस्क। पर्सन जंप करके डिस्क पे आ गया, पर्सन जंप करके डिस्क पे आ गया, डिस्क रोटेट कर रही है, पर्सन जंप करके डिस्क पे आ गया, डिस्क रोटेट कर रही है और पर्सन अब मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो जब ये पर्सन मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो उस केस में अगर देखोगे तो L जो रहेगा, L तो मेरा वहां पे आई ओमेगा कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा। अब जैसे जैसे पर्सन आगे की ओर जा रहा है तो बेसिकली वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करा रहा है। अगर पर्सन सेंटर की ओर चल रहा है तो इसका अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करा रहा है। आई अगर डिक्रीज करा रहा है तो ओमेगा वहां पे अब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में ओमेगा अब वहां पे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे जैसे ही पर्सन मूव करता हुआ सेंटर पे आ गया, मान लो कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करता हुआ डिस्क के सेंटर पे पहुंच गया। अब क्वेश्चन में बोलता है न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू मालूम थी, ओमेगा मालूम था, अब इसको लिखेंगे आई डैश इंटू ओमेगा डैश। आई डैश का मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, आई मालूम है, ओमेगा मालूम है, आई डैश की वैल्यू पुट कर दो तो यहां से हमें मिल जाती है न्यू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा पाते हैं, लेकिन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या होगा, कंजर्व होगा। वहां पे नेक्स्ट एग्जांपल लो, वहां पे मान लो हमारे पास कोई डिस्क है और ये डिस्क अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क अभी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। डिस्क का मास m है, रेडियस r है। तो अभी अगर हम बात करें तो डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा I इंटू ओमेगा, आई हो जाएगा वहां पे एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। देखो यही एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, कुछ टाइम बाद यहां पे एक इंसेक्ट है, यहां पे एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का मास m है। कुछ टाइम बाद ये इंसेक्ट इस पे गिरता है और स्टिक कर जाता है। तो यहां कहीं एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट कुछ हाइट से गिरता है और गिरने के बाद डिस्क पे स्टिक कर जाता है। कितने डिस्टेंस पे गिरा, मान लो ये d डिस्टेंस पे गिरा, इंसेक्ट का मास m है। अब जैसे ये इंसेक्ट डिस्क पे गिरता है और उससे स्टिक करता है तो क्वेश्चन में पूछता है न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें मालूम है कि अगर इस पूरे को हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, डिस्क प्लस इंसेक्ट, इसको मान लो सिस्टम, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होगा जब वहां पे टॉर्क होगा, हमें मालूम है। अब जैसे ये इंसेक्ट यहां पे गिरेगा तो mg फोर्स बनेगा वहां पे, लेकिन ये mg फोर्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है कि टॉर्क तो वहां पे नहीं बना। टॉर्क अगर पहले भी 0 था तो बाद में भी टॉर्क क्या है, 0 है। टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ये इनिशियली एंगुलर मोमेंटम है, बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाय 2, इंसेक्ट का एम डी स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसे इंसेक्ट गिरता है, स्टिक करता है, ये इसकी वहां पे न्यू एंगुलर वेलोसिटी होगी। दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां से हमें सिस्टम की न्यू एंगुलर वेलोसिटी मिल रही होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे।
फिर देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन रोटेट फ्रीली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन रोटेट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट h। तो डायग्राम दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सरफेस वहां पे स्मूथ है, इस स्मूथ प्लेन पे यहां कहीं एक रॉड है, इस स्मूथ प्लेन पे यहां कहीं एक रॉड है और रॉड इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। तो ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रॉड हमारी हिंज्ड है। रॉड का मास दिया है m, रॉड की लेंथ दी हुई है l। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट मास हैविंग सेम मास m, रॉड का मास स्मॉल m, लेंथ l, यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास भी सेम है और डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो पार्टिकल का मास m और पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता हुआ आ रहा है u वेलोसिटी से। पार्टिकल इस रॉड को हिट करता है और हिट करने के बाद ये पार्टिकल वहां पे स्टिक कर जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट मास हैविंग सेम मास m coming with an initial speed u perpendicular to the rod strikes the rod inelastically at its free end. Find out the angular velocity of the rod just after the collision. तो बताना है कि जब ये पार्टिकल इस रॉड को हिट करके स्टिक कर जाता है, कोलिजन मेरा वहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो कोलिजन जो है वो हमारा इनइलास्टिक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये पार्टिकल हिट करता है रॉड को, तो रॉड को आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है और वो एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई, यहां पे जेड एक्सिस देखो, बताओ इस जेड एक्सिस के अबाउट कोई फोर्स है क्या, इस पूरे को मान लो सिस्टम, जरा इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो तो वहां पे इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे, नॉर्मल बाहर की ओर, mg अंदर की ओर, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स हैं वो z एक्सिस के अलाउंगे। तो इस z एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो टॉर्क वहां पे जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट z एक्सिस जीरो है और z एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम mu इंटू एल, बाद में क्या होगा आई ओमेगा, आई का मतलब रॉड का होता है एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, पार्टिकल का ml स्क्वायर, तो आई हो जाएगा 4 ml स्क्वायर बाय 3। आई की वैल्यू पुट करो तो ओमेगा वहां पे हो जाएगा, mm कैंसिल आउट होगा, 3u बाय 4l। देखो यही एंगुलर वेलोसिटी आ रही कि नहीं आ रही है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो आती है वहां पे 3u बाय 4l। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, अभी तक तो हमने सेटअप लिया था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे एक रॉड है और अब ये सेटअप वर्टिकल प्लेन में, ये रॉड है, यहां पे शो करो ग्राउंड, तो जो भी रॉड है वो ग्राउंड को जस्ट क्या कर रही है, टच कर रही है। उसके बाद यहां पे सरफेस इस तरह से कर्व है, इसकी हाइट दी हुई है वहां पे h, यहां कहीं है एक रॉड, रॉड को हमने इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया। तो जो भी सेटअप है तुम्हारा वर्टिकल प्लेन में।
तो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में सेटअप है, जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो रॉड जेड एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है। यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास m, और इस ब्लॉक को यहां पे हम रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे हम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, यहां पे हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं। जो भी सरफेस है, सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है, तो जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ेंगे, ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ यहां नीचे पहुंचेगा, और जिस टाइम पे ब्लॉक स्लाइड करके नीचे पहुंचेगा तो उस टाइम पे ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ चुकी होगी u। तो u ब्लॉक की वेलोसिटी है जब वो स्लाइड करके ग्राउंड पे आ गया है। अब कैसे वेलोसिटी मिलेगी, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करा दें, तो क्या लिखोगे, इनिशियली एनर्जी mgh, काइनेटिक 0, बाद में पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²), तो u की वैल्यू कितनी हो गई, √2gh। तो जब ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे पहुंचा तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई कितनी, √2gh। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक इस रॉड को हिट करता है और हिट करने के बाद स्टिक कर जाता है। तो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, और हमें मालूम है कि जब भी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब ये पार्टिकल, जब ये ब्लॉक इस रॉड से इनइलास्टिकली हिट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी का वहां पे क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा वहां पे। अब आफ्टर कोलिजन रॉड और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करेंगे, और कुछ टाइम बाद डायग्राम ऐसा यहां कहीं बन रहा होगा। अब क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h, या कैपिटल H, मान लो कैपिटल H हाइट है जहां तक ये रॉड जाती है। तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, जो कि ब्लॉक ने क्या करी, गेन करी है आफ्टर कोलिजन। या फिर कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल टर्न बाय द रॉड। तो या तो थीटा मैक्सिमम पूछता है या फिर एच मैक्सिमम पूछता है वहां पर। हमें मालूम है कि हम कोलिजन के बाद ही एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा इस सिस्टम को या रॉड को इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो ओमेगा वहां पे क्या है, ओमेगा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी है जो रॉड ने अटेन करी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब सबसे पहले रॉड और ब्लॉक, इसको मान लो सिस्टम। अच्छा, कुछ एजम्पशंस हैं जो हमने पहले ही बात करी। पहले हमने क्या एजम्पशन लिया था, कोलिजन का टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होता है। अगर डेल्टा टी कोलिजन का टाइम पीरियड है तो ये कोलिजन का टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल है, और इस स्मॉल टाइम इंटरवल में रॉड बहुत ज्यादा नहीं मूव कर पाएगी। अच्छा, अब अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो मैंने क्या बोला, स्मॉल टाइम में रॉड ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मूव कर जाएगी, रॉड अप्रोक्सीमेटली वहीं पे रही होगी। अच्छा, अब उस टाइम पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एक तो शो करेंगे रॉड का वेट, दूसरा ब्लॉक का वेट। बताओ दोनों ही फोर्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? ये दोनों ही फोर्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, या एक्सिस से ही पास कर रहे हैं। रॉड की थिकनेस को नेग्लेक्ट करो, रॉड की थिकनेस को नेग्लेक्ट करोगे तो ये जो mg है इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी हम क्या करेंगे, यहीं से पास कराएंगे। ये जो डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, तो रॉड की थिकनेस को हमें नेग्लेक्ट करना है, ब्लॉक को ट्रीट करना है एज अ पार्टिकल। तो इन दोनों का जो वेट रहेगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन अप्रोक्सीमेटली एक्सिस से पास करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क अभी 0 है, लेकिन ध्यान ना, हमेशा टॉर्क 0 नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद जब ये ब्लॉक यहां पे आता है तो ब्लॉक का वेट mg,
सेंटर ऑफ मास मूव करके यहां कहीं आ गया, तो यहां पे वेट mg। और बताओ ये जो दोनों वेट रहेंगे ये इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, टॉर्क का सेंस कैसा है? अभी ओमेगा ऐसा मिला है, लेकिन ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद अगर देखोगे तो वहां पे टॉर्क बन रहा होगा, टॉर्क के कारण अल्फा आ रहा होगा, और यही अल्फा रहेगा जो ओमेगा को वहां पे क्या कर रहा होगा, डिक्रीज करा रहा होगा। लेकिन चूंकि कोलिजन का टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो हम लिखेंगे इनिशियली एंगुलर मोमेंटम mu इंटू एल, रॉड का 0, mu इंटू एल। बाद में I का मतलब क्या हो गया, I का मतलब हो गया रॉड का ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ब्लॉक का ml स्क्वायर। I की वैल्यू पुट करोगे तो ओमेगा हो जाएगा 3mu अपॉन, देखो चेक कर लो इतनी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ध्यान ना, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व होगा, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क बन रहा है वहां पे। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया, एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। इतनी एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम चलना स्टार्ट हुआ, एक बार कोलिजन खत्म हो गया तो उसके बाद एनर्जी हमारी कंजर्व होगी। अब इनिशियली एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी इस पोजीशन पर इस पोजीशन में कंजर्व करानी है। ब्लॉक की पोटेंशियल 0, रॉड की mgl/2, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। फाइनली अगर देखोगे तो ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा तो हाइट mg। अच्छा, थीटा के टर्म में अगर लिखना है तो ये ध्यान है, ये l cos थीटा है यहां से यहां तक। तो mgh, h का मतलब हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पहुंचा, तो ध्यान है ये जो हाइट है ये हाइट है l/2 cos थीटा। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, mg l माइनस l/2 cos थीटा। चेक करो है कि नहीं, यहाँ पे ये पूरी हाइट l है, l में से l/2 cos थीटा माइनस करो तो ये हाइट मिल जाएगी। जिस टाइम पे हम मैक्सिमम एंगल की बात करेंगे उस टाइम पे ओमेगा वहां पे हो जाएगा 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहां से cos थीटा मिल गया, और एक बार थीटा की वैल्यू मिल गई तो यहां से हम h हाइट भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में? तो अभी हमने वो क्वेश्चन कंसिडर किए हैं जहां पे बॉडी या सिस्टम किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब तुम देखोगे मॉड्यूल में, एससी वर्मा में, सिंगेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जहां पे बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम हम क्या करेंगे, कंजर्व कराएंगे वहां पे। अब अगला जो लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में भी हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, लेकिन वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही होगी। अभी यहां पे आफ्टर कोलिजन क्या होता है, बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करती है, लेकिन अगली क्लास में हम कुछ केसेस ऐसे डिस्कस करेंगे